राजस्थान विधानसभा में चुनाव प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन 6 बजने के साथ ही अब 48 घंटों का साइलेंस भी नजर आ रहा है। लेकिन चुनावी अड्डे में क्या फिलहाल तस्वीरें नजर आ रही है, इसको बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं, क्योंकि इस दौरान विधानसभा चुनावों की क्या नजर आएगा वो आपको बताते हैं। हमारे साथ सहयोगी विजेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, चुनावी अड्डे में सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि 6 बजने के साथ ही प्रचार का शोर जो नजर आ राजस्थान में लगभग कई दिनों से वो अब थम चुका है। अब मतदाताओं के घर पर पहुंचने कर लुभाने की जो बारी है वो सामने आई है। बिल्कुल जाती, क्योंकि फर्स्ट इंडिया चुनाव में सबसे आगे होता है और इलेक्शन मतलब फर्स्ट इंडिया ही होता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने विधानसभा का प्रोग्राम चलाया और उसमें गांव के बीच तक पहुंचे, विधानसभा तक पहुंचे, उसको पूरे राजस्थान ने अप्रिशिएट किया। एनकाउंटर प्रोग्राम चलाया हमने, उसके जरिए नेताओं की सियासत का विश्लेषण किया। हमने चुनावी चौपड़ के जरिए हर एक सीट का विश्लेषण किया कि कहां किस तरीके का मुकाबला रहता है। लेकिन उन सबसे इतर, क्योंकि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 6 बज चुके हैं और 6 बजने के साथ चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। दरअसल ढोल नगाड़ों की आवाज भी रुक चुकी है। अब डोर टू डोर प्रचार होगा, लेकिन 6 बजने के बाद आचार संहिता की गाइडलाइन क्या कुछ कहती है और जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिग्गजों ने मैदान में उतरकर सियासी खेल को खेला, उसमें कौन किस अंदाज में जनता तक पहुंच पाया और किन मुद्दों पर सियासत हुई, इसका एक बड़ा विश्लेषण हम करेंगे। क्योंकि फर्स्ट इंडिया सबसे पहले अपने जनता के बीच में हर उस मुद्दे पर होता है जो जनता सुनना चाहती है। और इसके लिए फर्स्ट इंडिया की सबसे अनुभवी, सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद टीम इस वक्त मौजूद है हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी, ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी, वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जी, विनोद जी, अभिषेक जी, ऐश्वर्या प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। और शुरुआत करेंगे डॉक्टर ऋतुराज जी आपके साथ, क्योंकि 6 बजने के बाद जरा बताइए कि कौन कौन से ऐसे नियम जो इस वक्त रोक दिए गए हैं और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो अब लागू हो चुके हैं। देखिए, 48 घंटे की ये कालावधि है, क्योंकि शाम 6 बजे तक मतदान समाप्त होगा, इसलिए 48 घंटे जो काउंट होंगे वो शाम 6 बजे से 6 बजे तक काउंट हो रहे हैं। कई बार ये भ्रम होता है कि क्या 5 बजे से तो चुनाव प्रचार नहीं थमा, लेकिन 6 बजे से थमा है। एक बार ये क्लियरफाई। और दूसरी बात ये है कि सार्वजनिक सभा जुलूस कोई नहीं बुलाया जाएगा। चलचित्र, टेलीविज़न या अन्य मनोरंजन के साधनों से कोई प्रचार करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकेगा। संगीत, नाट्य, अभिनय ये भी इसके अंग हैं, इसमें भी प्रचार नहीं होगा। साथ ही साथ जनता के समक्ष कोई भी ऐसी बात नहीं होगी कि जो निर्वाचन संबंधी से जुड़ी हुई बात हो। और कोई व्यक्ति अगर इन बंधों का उल्लंघन करता है अगर, तो 2 साल तक के कारावास की भी इसमें जो नियम है उसके तहत जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है या सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार समाप्त होने के बाद ठहर नहीं सकता है, उसको तुरंत ही वहाँ से रवाना होना होगा। तो यह भी देखने वाली बात है और मुख्य बात है। और अभ्यर्थी के अलावा जो सुरक्षा कवच जिनको मिला हुआ है, राज्य की सुरक्षा प्राप्त जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए ज़्यादा आवाजाही नहीं करेगा, बस मतदान करेगा और शांति से चला जाएगा। उसमें वो किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट वो नहीं होगा। इसी तरह से जो पुलिस मशीनरी है उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जो सामुदायिक केंद्र है, धर्मशाला है, होटल है, ऐसे में खास चेकिंग की जाए कि कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं ठहराया, सत्यापन किया जाए, उनकी आईडी ली जाए और चेक पोस्ट में भी इसी तरह का जो चेकिंग है वो की जाए। तो ये तमाम जो चीजें जी आपने जो बताया वो आदर्श आचार संहिता है, लेकिन आदर्श चीजें जहां होती हैं वो आदर्श होते नहीं। और इसलिए विनोद जी सवाल आपसे है, अमूमन 700 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त हुई है राजस्थान में, अवैध संपत्ति, जिसमें कैश है, ड्रग्स हैं, बाकी चीजें हैं, जिसका कोई अभी तक का वो नहीं है कि भाई ये कहां से आई, कैसे आई। लेकिन डोर टू डोर जो अभियान शुरू होता है उसमें डोर टू डोर बहुत सी चीजें होती हैं। कहीं से शिकायत मिलती है नोट बांटे जा रहे हैं, कहीं से होती है अवैध शराब बांटी जा रही है, कहीं किसी और तरीके के प्रलोभन जिए जाते हैं। यहाँ से प्रशासन का काम शुरू होता है। तो जो जिले हैं, जिलों में जिनकी जिम्मेदारी है वो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं और क्या कमर कसने की और ज्यादा जरूरत है जिला प्रशासन को। देखिए, चुनाव का शोर थमने के साथ ही अब मतदान प्रक्रिया पर जोर रहेगा। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि 6 बजे बाद अब चुनाव प्रक्रिया को लेकर के सारी चीज़ें तैयारी की जा रही है। और उसमें बड़ी बात यह भी है कि देखिए, आज सबसे बड़ा सभा है, अबूझ सभा है, तो निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि अब प्रत्याशी डोर टू डोर यानी शादी समारोह में शरीक होंगे, क्या कुछ बांटा जा सकता है, सब चीज़ों पर नज़र रहेगी। जिस तरीके से ऋतुराज जी ने बताया कि हर व्यक्ति अपने ज़िले में रहेगा,
राजस्थान से बाहर के सारे व्यक्ति बाहर जा चुके हैं, इस बात की तस्दीक होगी और अगले 48 घंटे में ये देखा जाएगा कि क्या कुछ राजस्थान में बट रहा है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब चीज़ें आम हैं, वोट बैंक को बटोरने के लिए, मतदाता को साधने के लिए ये सब चीज़ें आम हैं। अब 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं जिला प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और तमाम उन अधिकारियों के लिए जिनको ये कमान दी गई है कि आदर्श आचार संहिता के बीच चुनाव संपन्न कराए जाएं। और मैं आपको बड़ी बात ये बताऊं कि जैसे जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीट हैं, तो कल से जो प्रक्रिया शुरू होगी, आप देखिए कल सुबह 7 बजे से जो मतदान दल हैं, जयपुर में 3 कॉलेजों में मतदान दल हैं, वहाँ पर EVM रखी गई हैं, वो सारी की सारी EVM अब मतदान केंद्रों पर रवाना हो जाएंगी। 2 पारियों में कल से रवाना होंगी। 4 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा। जिन मतदान दल अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर लेके जाएंगे, पुलिस पहरे में 24 घंटे वहीं रहेंगी और 25 तारीख की सुबह से मतदान शुरू होगा। वो सारी चीज़ें प्रक्रिया शुरू होगी। मतदान समाप्ति के बाद सारी EVM VVPAT जो मशीनें हैं वो राजस्थान कॉलेज और इसके बारे में तो हम 25 को भी बात कर लेंगे कि भाई वोटिंग खत्म होने के बाद उन मशीनों को किस तरीके से रखा जाना है। लेकिन ऋतुराज जी, एक लाइन में और मैं आपसे जवाब चाहूंगा, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि भाई वो नंबर कौन से हैं अगर मुमकिन है, क्योंकि अब अगर किसी के पास नोट पहुंच रहे हैं, अगर कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, अगर कहीं शराब बिक रही है, तो वो किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? देखिए 1950 का जो नंबर है, हेल्पलाइन का नंबर है, वो है। इसके साथ साथ ही जो वेबसाइट पर भी नंबर है और 24x7 जो 1950 वाला जो नंबर है उस पर आप जाकर और शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ सी विजिल जो ऐप है उसमें शिकायतों का दौर जारी है और वो 100 मिनट में निस्तारण का भी अवधि है उसमें कि 100 मिनट में निस्तारण कर दी जाएगी या डिसमिस करने लायक है शिकायत तो वो भी कर दी जाएगी। तो ये तमाम उपाय हैं। एक खास बात है कि 13,995 वल्नरेबल यहाँ पर क्रिटिकल मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया है और उस पर भी 26,084 इस बार पहली बार है कि 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग होगी। तो यह एक बहुत बड़ा फीचर है और एक बहुत बड़ा संबल देने वाला है। ठीक है। और फर्स्ट इंडिया आपको कह रहा है कि बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि आप हमें भी शिकायत भेजिए, हम उसको चलवाएंगे भी और उस पर एक्शन भी कराएंगे, क्योंकि फर्स्ट इंडिया राजस्थान में भरोसे का दूसरा नाम है। आप भरोसा करके हमें बताइएगा, हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। हमारे साथ जोधपुर से शिव प्रकाश जुड़ गए और अलवर से हमारे साथ अश्विनी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले नरेश जी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक तरीके से चुनाव को अपने ऊपर लिया और पूरे तरीके से पूरे कैंपेन में अगर अंतिम 7-8 दिन छोड़ दें तो सिर्फ मुख्यमंत्री का ही चेहरा नजर आया, बाद में हालांकि कई चेहरे नजर आए। तो सर बताइए, मुख्यमंत्री का इस बार का चुनाव बाकी चुनाव से अलग कैसे और इस बार कहां-कहां कैसी रणनीति रही? देखिए विजेंद्र, अगर हम बात करें पूरे चुनाव प्रचार की, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, तो अगर हम अब तक के पूरे आंकड़े की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से प्रचार की कमान सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में थी। हालांकि राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, खड़गे आए और भी कई नेता आए, लेकिन अगर मोटा माटी हम देखें तो अशोक गहलोत ने कांग्रेस की तरफ से कमान संभाली थी और भाजपा की तरफ से बड़े बड़े नेता आए थे। जब योगेश और ऐश्वर्य इस बारे में बता सकते हैं ज़्यादा कितना क्या रहा। लेकिन अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो 6 नवंबर से, यानी नामांकन जब हो गया कंप्लीट, उसके बाद जब चुनाव प्रचार में वो कूदे एक तरह से, तो अब तक या आज तक जब वो सरदारपुरा में है तो 40 से अधिक सभाएं उन्होंने की है। एक दिन में 2-2, 3-3 सभाएं भी की हैं और ख़ासकर उनका फोकस जो हमें जो ध्यान आ रहा है, फोकस इस बात को लेकर रहा कि एक तो वो कैंडिडेट जो लगते हैं कि कमज़ोर थोड़े थे और अशोक गहलोत के जाने से वहाँ वोट का कोई पोलराइजेशन हो सकता है। दूसरा जो उनके बिल्कुल विश्वसनीय है, जो लगा कि उनको जिताने के लिए अशोक गहलोत की मौजूदगी ज़रूरी है, वहाँ पे गए थे। क्योंकि हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें तो जो जिन निर्दलियों को टिकट दी कांग्रेस से वहाँ भी गए और सबसे जो रोचक बात है, जो बागी हुए थे किसी समय उनका प्रचार करने भी गए। तो अशोक गहलोत ने जो भी कह सकते हैं चुनाव जीतने के लिए अपना जो भी चुनाव प्रचार वो कर सकते थे, जहां भी जा सकते थे। रोड शो भी उन्होंने किए हैं, गारंटी यात्रा के साथ भी कहीं कहीं जयपुर की बात करें वहां से गुजरे थे। और बड़ी चीज़ ये है कि 2 नेताओं की अगर प्रमुख रूप से बात करें, अशोक गहलोत की और भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे की, तो इन्होंने सिर्फ अपना जब नामांकन दाखिल किया था तब ये अपने विधानसभा क्षेत्र में थे, उसके बाद अब अंतिम दिन वहां पे है। हमारे साथ क्योंकि जोधपुर से शिव प्रकाश जुड़े हैं। शिव प्रकाश, क्या मुख्यमंत्री की रणनीति थी कि भाई पहले पूरे राजस्थान को संभालना है, वहां कांग्रेस को मजबूत करना है, प्रत्याशियों को मजबूत करना है, और क्या अब सरदारपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले 48 घंटे डोर टू डोर कैंपेन का यहाँ लोगों से मिलते हुए नजर आएंगे?
जी, मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो ही कांग्रेस की पहली सूची आई और उनका नाम जो सरदारपुरा से तय हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र का ही दौरा किया था और 2 दिन यहाँ रह करके प्रत्येक वार्ड में नुक्कड़ सभाएं और आम सभाएं की थी। और उन्होंने उस समय भी अपने मतदाताओं से कहा था कि यदि आप मुझे इजाज़त देते हैं तो अब मैं जो है राजस्थान की जो अन्य 199 विधानसभा सीटें हैं वहाँ जाकर के कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करूँ। तो उस समय भी सभी समर्थकों ने विश्वास दिलाया था कि सरदारपुरा की आप चिंता छोड़े, पूरे राजस्थान की चिंता करें। तो उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान में अलग अलग जगहों पर सभाएं की और आज और कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ जोधपुर जिले के दौरे पर रहे थे। शाम को उन्होंने जोधपुर शहर और सूरसागर के विधानसभा शहर और सूरसागर की प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया और आज एक बार फिर जोधपुर लौटे। हालांकि सुबह उन्हें जल्दी आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह देरी से आई, इसलिए एक सभा वह जो है अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन आज भी उन्होंने 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और सबसे अंतिम सभा उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र जो महामंदिर धान मंडी है वहाँ किया है। पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने अपनी जो पिछले सरकार की योजनाएं हैं, 10 गारंटियां हैं, उन पर फोकस किया और 107 गारंटियां कांग्रेस से दी है उस पर फोकस करने का प्रयास किया और पूरी तरह से विकास के नाम पर चुनाव थोड़ा सा टेक्निकली करेक्ट कर रहा हूं कि सरकार ने अब कांग्रेस ने गारंटी नहीं दी है, गारंटी की घोषणा की है। इन 2 चीजों में थोड़ा अंतर है योगेश जी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि भाई हम गारंटी दे रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूं कि गारंटी की घोषणा दे रहे हैं, क्योंकि गारंटी अभी कैसे दे सकते हैं कि आने के बाद क्या करने वाले, उनकी घोषणा कर रहे हैं। इसके साथ इस बार के चुनाव में आपको क्या ऐसा नजर आया जो इससे पहले प्रचार के दौरान नजर नहीं आया? देखिए, प्रचार का जो उफान था वो तब शुरू हुआ जब दिवाली निकल गई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई। उसके बाद राजस्थान की ओर चाहे कांग्रेस हो और बीजेपी दोनों के नेताओं ने कूच कर दिया, एक तरह से धावा बोल दिया जी। चाहे पीएम मोदी हैं, चाहे अमित शाह हैं और तमाम बीजेपी के थिंक टैंक्स, और उधर कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे। और सबसे मेजर बात ये रही इस पूरे इलेक्शन की कि ये विलक्षण चुनाव है जिसमें किसी पार्टी की लहर नहीं है। ये अलग तरह का चुनाव है जिसके बारे में मुझे लगता है कि ओपिनियन पोल क्या कहेंगे अलग बात है, लेकिन जो वातावरण था वो ये था कि इस बार कांग्रेस के अंदर, बिल्कुल सही कहा नरेश शर्मा जी ने, कि कांग्रेस में लास्ट टाइम तक आते आते अशोक गहलोत को पूरी तरह कांग्रेस ने चेहरा मान लिया जी, और चेहरा घोषित कर दिया, चेहरा दिखा दिया कि ये चुनाव अशोक गहलोत वर्सेज भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने कोई चेहरा घोषित किया नहीं था। मैं इसमें थोड़ा सा आपसे चाहूंगा, क्या अशोक गहलोत वर्सेस मोदी कह दें? क्योंकि कहीं नारे बीजेपी के लिए लगे नहीं, मोदी के ही नारे लगे, पोस्टर पर भी मोदी, और सभाएं किसी की हो, अमित शाह की हो, जेपी नड्डा की हो, राजनाथ सिंह की हो, स्मृति ईरानी की हो, योगी आदित्यनाथ की हो, हेमंत बिस्वा शर्मा की हो, वहाँ पोस्टर मोदी के ही थे। ये बात सही है आपकी, और राजस्थान में उसका एक कारण है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये 30 सालों से यही रिवाज राजस्थान में है। इस रिवाज को क्या इस बार मतदाता बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये तो परिणाम तय करेंगे, मगर अशोक गहलोत के लिए चुनाव मेजर चुनाव था। वो धारणा बदलना चाह रहे थे, मिथक तोड़ना चाह रहे थे। बीजेपी ने ताकत अशोक गहलोत के लिए लगाई है क्योंकि अशोक गहलोत ने माहौल बनने नहीं दिया और अशोक गहलोत ने ये कोशिश की कि एक तूफान नहीं आ जाए बीजेपी का, तो उसको थामने से पहले उन्होंने पाल बांधनी शुरू की। लास्ट टाइम तक आते आते बीजेपी ने तूफान में छेद करना शुरू कर दिया। कितना छेद कर पाए ये तो पाल में छेद करना, हाँ, पाल में छेद करना शुरू कर दिया। तो ये जो पूरा इलेक्शन है ये अशोक गहलोत वर्सेस मोदी हो गया आखिर तक आते आते। बिल्कुल सही कहा। ये भी कंपैरिजन करेंगे कि भाई मोदी जी ने कितनी रैली की, अमित शाह जी ने कितनी की, अशोक गहलोत जी ने कितनी की, और उसका कंपैरेटिव राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ कितने एक्टिवली नजर आए। और इस बार का चुनाव में तकरीबन, मेरी बात से सहमत होंगे डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, कि 56% युवा है जो इस पूरे चुनाव को प्रभावित करेगा। मतलब वो युवा वर्ग अपने आप में एक तरह से कहा जाए तो पूरे इलेक्शन का सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड होगा वो युवा होगा। युवा जिधर जाएगा वो सरकार यहाँ राजस्थान में उसी पार्टी की बनेगी। ठीक है, अलवर से हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़े हैं। अश्विनी, क्योंकि जिस जिले से आप आते हैं, अगर मैं गलत नहीं तो वहाँ बहुत ज़्यादा संवेदनशील बूथ भी होते हैं और वहाँ अंतिम जो 48 घंटे होते हैं उसमें बहुत अलग तरीके की सियासत होती है, अलग तरीके की रणनीति होती है। तो ज़रा ये बताइए, इस बार उसको रोकने के लिए अलवर में जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है? कितने संवेदनशील बूथ हैं? कितनी मैन पावर को वहाँ, या कहें कि सुरक्षा के लिए जो जवान हैं उनको बढ़ाया गया, बटालियन को बढ़ाया गया है?
देखिए विजेंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अलवर थोड़ी अलग जगह है। और अभी योगेश जी कह रहे थे कि चुनाव जो है वो मोदी वर्सेस गहलोत हो गया है, ये ठीक बात है। लेकिन अलवर की अगर अलग अलग सीटों पे हम देखें तो चुनाव यहाँ प्रत्याशी पे, जाति पे, कौन सी पार्टी से किस प्रत्याशी को उतारा गया उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये यहाँ के ऐसे इस तरह के हालात हैं। मतदान का जो प्रतिशत होता है वो कई बार राजस्थान के टॉपेस्ट जो मतदान केंद्र हैं उनमें अलवर का नाम आता है। इसमें तिजारा अपने आप में अलग है, रामगढ़ अपने आप में अलग है और यहाँ 98% तक मतदान कई बूथों पर हो जाता है। इसके लिए विशेष तौर पर प्रशासन ने तैयारियाँ की हैं। अलग से पर्यवेक्षक तिजारा और बहरोड विधानसभाओं की तो व्यय पर्यवेक्षक भी अलग से प्रशासन की ओर से लगाए गए ताकि उन पर निगरानी की जा सके। और तिजारा सीट तो हॉट सीट हो गई है क्योंकि अलवर के सांसद महंत बालकनाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इमरान खान यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और आमने सामने की जो कह सकते हैं टक्कर यहाँ पे तिजारा में देखने को मिल रही है। पिछले 9-10 दिन में जो चुनाव प्रचार अलवर में देखा गया, 11 सीटें अलवर के में हैं। 11 सीटों में राजस्थान समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे। कोई 20-22 बार हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतारे गए, ले जाए गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, आम आदमी पार्टी के, बसपा के मायावती ने यहाँ पे सभा को संबोधित किया। भले आरएलपी हों या फिर चंद्रशेखर हों, वो यहाँ पर आए। खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए, पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं योगी, उन्होंने तिजारा में ही 2 सभाएं की, एक ही विधानसभा में 2 सभाएं की। हालांकि रामगढ़ में भी उन्होंने सभा की, लेकिन तिजारा में 2 सभा की क्योंकि बालकनाथ जो हैं वो योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए हैं। तो उनकी एक कोशिश थी कि बालकनाथ के लिए वो 2 सभाएं करें और कोशिश करें कि कैसे चुनाव निकलें। लेकिन यहाँ कांग्रेस का भी अपना एक वजूद है और कांग्रेस के जो कोर वोटर जो हैं वो एक बड़ी संख्या में है। तो अलवर का जो चुनाव है वो एक अलग तरह का चुनाव है। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ पर एक जाति एक पार्टी को वोट दे रही है, वही जाति दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी पार्टी को वोट दे रही है। तो ये कह सकते हैं कि एक ही जाति के लोग या एक इलाके के लोग किसी एक पार्टी के फॉलोवर नहीं होकर उसको वोट नहीं दे रहे हैं। अलग अलग जगह अश्वनी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि जाति धर्म ये चुनाव का हिस्सा नेताओं के लिए होता है, आदर्श आचार संहिता के लिए नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ वो मतदाता होता है, वो भारतीय मतदाता होता है और उसी के साथ उसकी पहचान जुड़ी होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के किन इलाकों को टारगेट किया, अमित शाह की रणनीति क्या रही, रोड शो जिस अंदाज में किए गए उसका असर क्या पड़ा, इस पर भी हम बात करेंगे। और कांग्रेस बीजेपी से इतर भी कई पार्टियां हैं जो इस बार मैदान में हैं और अच्छे खासे प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं। वो इस चुनाव को इस पूरे रैली के दौरान, सभाओं के दौरान कितना असर मतदाताओं पर डाल पाई, इसका भी विश्लेषण करेंगे। क्योंकि इस अड्डे पर आपको पता चलेगा कि बीते 45 दिनों में जो शोर आपको सुनाई दिया, जो शोर 6 बजे थम गया, उस शोर में आपके लिए क्या था और पार्टियों ने किस तरीके से, किस अंदाज में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जोर लगाया। एक खास पैनल हमारे साथ यहाँ लगातार बना हुआ है। इसके अलावा अलवर से हमारे साथ अश्वनी जुड़े हुए हैं, जोधपुर से शिव प्रकाश जुड़े हुए हैं और बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़े हुए हैं। लेकिन निर्मल तिवारी जी, क्योंकि हम एआई के ज़माने में हैं इस वक्त, उस एआई के ज़माने में इस बार के राजस्थान के चुनाव में आपको क्या नई तकनीक नजर आई? क्योंकि मुझे ध्यान है 2014 में तो प्रधानमंत्री मोदी ना होते हुए वर्चुअली आ गए थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसे नवाचार नजर आए? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, निश्चित तौर पर उसमें आधुनिकता का समावेश भी होता है, नई नई तकनीक भी आती है। देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो लोकतंत्र का चूंकि सबसे बड़ा महायज्ञ है, तो मैं सबसे अपील करूंगा हमारे दर्शकों से, हमारे चैनल के माध्यम से, कि सब 25 तारीख को मतदान अवश्य करें। देखिए प्रचार इसलिए किया जाता है कि जो जनता के बीच में जिस प्रतिनिधि को उसकी पार्टी ने चुना है, उसको टिकट दिया है, वो ये साबित करे कि वो उनके लिए क्या करेगा या पास्ट में वो रहा तो उसने क्या किया। जनता से उलाहना भी मिलती है, तमाम चीज़ होती है। अभी जिस तरह से मेरे कुछ साथी कह भी रहे थे कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद, जैसे कि शाम को 6 बजे समाप्त हो गया, उसके बाद क्या हालात रहेंगे, चीज़ें बढ़ती हैं, आज देवउठनी 11 भी है, तमाम सारी चीज़ें हैं। देखिए प्रलोभन और उपहार कभी भी बहुत ज़्यादा चुनाव को प्रभावित करते नहीं है। ये मुगालते में जरूर रह जाए वो कैंडिडेट की उसने कोई उपहार या कोई प्रलोभन दिया और उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हो, 1% यदा कदा ऐसा फर्क पड़ता हो। देखिए काम वही आता है कि जब पार्टी किसी कैंडिडेट को चुनती है तो वो उस बात को साबित करे जनता के बीच में जाकर के, विजेंद्र, कि उसको सही चुना गया है और वो आपके उनके लिए क्या करेगा। क्योंकि बहुत सारे स्थानीय मुद्दे होते हैं, सही है कि ये बात सही है कि जातिगत समीकरण भी होते हैं,
क्षेत्रीय समीकरण भी होते हैं। मेरे को तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी याद हैं और योगेश इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। मैं एक दौसा जिले का उदाहरण दे दूं, जैसे कि अगर बांदीकुई और दौसा सीट की बात की जाए तो आपस में जुड़ी हुई हैं। दोनों कैंडिडेट जो समान पार्टी के होते हैं वो तय करते हैं कि किस जाति का किस तरह से होगा और किसका फायदा होगा। लालसोट की बात करें तो सिकराय से किस तरह से जुड़ी हुई है, या महुआ की बात करें तो लालसोट से किस तरह से जुड़ी है। दूसरा क्या होता है कि जब पार्टी किसी भी एक प्रत्याशी को चुनती है तो उसको इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि उसको एक पूरा एक समय है उसके पास, विभिन्न साधनों से उसको, मैंने इस चुनाव में खासकर देखने को मिला, जिस तरह से आप AI तकनीक की भी बात कर रहे थे, सोशल मीडिया इस बार इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहा है सोशल मीडिया के ऊपर चुनाव प्रचार प्रसार का। बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई हैं, जैसे कि हमारे चैनल के साथ भी होता है, जैसे हम अगर ब्रेक करते हैं किसी उसको तो देखा कि उसमें दूसरे अपनी पट्टी को रख करके उसको फोटोशॉप करके कुछ ना कुछ उस बात को प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं कि एक नामचीन चैनल है, जनता के बीच में पकड़े जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। तो इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ, उससे नुकसान भी हुआ, लेकिन मूलतः जो चीज़ें सामने आती हैं, मूलतः जो उस प्रत्याशी का व्यक्तित्व होता है, जो जनता के बीच में उसको जाना होता है, उसको बताना होता है कि मेरे को पार्टी ने चुना है तो किस तरह से उसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए, मेरे को जहाँ तक याद है 20 साल से वसुंधरा राजे भाजपा का चेहरा रही है यहाँ से, पिछले 3 चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े गए। ये उसके अलावा 1998 से अशोक गहलोत कांग्रेस का चेहरा रहे, उनके नेतृत्व में लगातार चुनाव लड़े गए। ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें भाजपा के पास तो कोई चेहरा, ऐसा तय चेहरा नहीं है, रीजनल कोई इस तरह का चेहरा नहीं है, और कमोबेश स्थिति कांग्रेस में भी यही है। तो इस बार बहुत बड़ी बात कही योगेश ने कि इस बार एक ऐसी है कि जिसमें कोई लहर नहीं है इस तरह के चुनाव में। तो निश्चित तौर पर प्रचार के तौर तरीके, प्रचार में कितने लोगों को छुआ, अपनी बात कहां तक पहुंचाई, वो निश्चित तौर पर मायने रखेगा। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि प्रलोभन और उपहार सिर्फ 1% प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। ऐश्वर्या, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत फोकस किया है राजस्थान पर, मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी नीचे के कार्यकर्ता तक और जनता तक वो संदेश देने में कामयाब हो गई कि हमने 200 प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, उनको मत देखिए, एक चेहरा है, इसको देखिए और इसी चेहरे के इर्द गिर्द चुनाव दीजिए, आप वोट वहां दोगे, जाएगा मोदी को। क्या ये संदेश क्लियर था बीजेपी? देखिए विजेंद्र, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी कहती है कि ये वैश्विक नेता हैं, देश में सबसे पॉपुलर लीडर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस वक्त 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसी रूट पर भारतीय जनता पार्टी चलती गई। किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की या सामान्यतः लीडर की हिम्मत नहीं कि किसी की फोटो को हटा दे या किसी को बाहर कर दे, संभव ही नहीं है। उसके लिए सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता थी वो आला कमान की थी, वो उच्चतम नेतृत्व की आवश्यकता थी। यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धीरे धीरे करके लोग, उनकी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों तक बताते चले गए। और धीरे धीरे जब चुनाव की प्रचार जब प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली तो आप ताजुब करेंगे कि 14 सभाएं प्रधानमंत्री मोदी ने कर डाली, जो सर्वाधिक व्यस्त नेताओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने 2 रोड शो कर डाले और 1 मंदिर दर्शन कर डाला। ब्रज रस में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ वो सियासी रस पार्टियां पहले ही लगा के जा चुकी हैं। ऐश्वर्या प्रधान प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान में दौरे, उन सीटों का विश्लेषण कर रहे थे जहां वो आए और उसका कितना प्रभाव जमीन पर कार्यकर्ता और जनता के बीच में हो सकता है, वो बता रहे थे। ऐश्वर्या, बात पूरी कीजिए। तो मेरी वो बात थी कि 14 दौरों के अलावा यानी सभाएं, 14 सभाएं कर ली, 2 रोड शो किए और 1 मंदिर दर्शन किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिला अध्यक्ष से बात की जाती थी या किसी भी प्रत्याशी से बातचीत की जाती थी तो उसकी पहली मांग होती थी कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा हमारे क्षेत्र में हो जाएगी तो आनंद आ जाएगा। ये जब प्रत्युत्तर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जाता था कि एक सभा होगी लेकिन आसपास के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को साधा जाएगा। यही कारण था कि जयपुर शहर में रोड शो किया गया, तो रोड शो में आसपास के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को बुलाया गया। बाकी के जो लीडर थे वो प्रधानमंत्री मोदी को सहयोग कर रहे थे। दूसरे लीडर के तौर पर हम हिमंता शर्मा की बात करें या योगी आदित्यनाथ सरीखे दिग्गज की बात करें या दूसरे लीडर्स में गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, अमित शाह यदि जाते थे तो वो उस क्षेत्र में जाते थे जहां पर की सियासी रणनीति को साधने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अमित शाह के कई दौरों को मैं यहां पर बातचीत आचार संहिता के चलते नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रिजल्ट के बाद अवश्य करूंगा कि उन्होंने उन जगहों को
ज्यादा चुना जिन जगहों पर रणनीतिक रूप से चीजों को साधने की आवश्यकता बिल्कुल ऐश्वर्या, और क्योंकि अभिषेक ने बाकायदा अमित शाह के दौरों को कवर किया है, मैं अभिषेक से जानना चाहूंगा, अभिषेक ये एक रिस्क होता है। अमूमन हम देखते हैं कि जो बड़े नेता होते हैं वो उन सेफ सीटों पर जाकर प्रचार कर रहे होते हैं ताकि परिणाम जब आए तो कहा जाए कि देखिए ये नेता आए थे, 100% परिणाम दे गए। लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, क्या वाकई में आपको लगता है वो उन कमजोर सीटों पर आए जहां बीजेपी को मजबूत करना था? देखिए, भाजपा के लिए कहा जाता है कि भाजपा जो है हर चुनाव को बड़े दमखम से लड़ती है और बहुत रणनीतिक तरीके से लड़ती है। जैसे हैदराबाद का जो नगर निगम चुनाव है उसमें भी जो भारत के गृह मंत्री जो अमित शाह, उन्होंने वहाँ भी प्रचार किया, तो उसी दमखम तरीके से राजस्थान में प्रचार किया गया। अमित शाह ने 14 चुनावी सभा की और इसमें जहाँ चुनाव जो सभा करी तो उस विधानसभा क्षेत्र को ही नहीं चुना, आसपास की जो और विधानसभा सीटें थी उनको भी चुना। उन्होंने प्रदेश स्तर के मुद्दे भी अपने संबोधन में उठाए और स्थानीय मुद्दे भी उठाए। आज की अगर हम बात करें तो आज उन्होंने 2 बड़े रोड शो किए, एक निम्बाहेड़ा में किया और एक नाथद्वारा किया। ये दोनों सीटें, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो ये दोनों सीटें बहुत ही मतलब कांटे का मुकाबला है यहाँ पर जो माना जाता है, क्योंकि सीपी जोशी जो है 2008 में केवल 1 वोट से यहाँ से हार गए थे। सीपी जोशी और जो मेवाड़ राजघराने के विश्वराज है उनके बीच मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। ऐसे ही निम्बाहेड़ा की बात करें तो जो पूर्व यूडीएच मंत्री भाजपा सरकार में रहे श्रीचंद कृपलानी, उनके सामने उदयलाल आंजना कांग्रेस के जो कि सहकारिता मंत्री हैं, तो उनके बीच में कड़ा मुकाबला है। क्योंकि लेकिन ओवरऑल बताइए, क्या अमित शाह का दौरा मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के साथ कंपेयर किया जाए तो राजस्थान पे ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं? जो कंपेयर अगर करें तो राजस्थान की अगर बात करें तो मोदी के बराबर अगर किसी ने दौरे किए, जैसे 14 मैंने आपको बताया 14 सभाएं जो की हैं, 2 रोड शो किए हैं, तो वो उन्होंने किए। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जब मतदान हो गया तो उसके बाद सारा जो फोकस था और राजस्थान था और राजस्थान में उन्होंने दौरे किए। और ठीक है ऐश्वर्या, कुछ ऐड कर दें। यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के दौरों में अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी के जो दौरे होते थे वो आसपास के विधानसभा क्षेत्रों को साधने के लिहाज से उस भीड़ को बुलाया जाता था या कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता था, और अमित शाह के जो दौरे होते थे उसमें कुछ एक विधानसभा जो है वो आइडेंटिफाई की जाती थी। यही कारण था कि पूरे राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी ने साधा और एक गाना बड़ा आवश्यक रूप से चलता रहा भाजपा की सभाओं में, वो चलता रहा मोदी साधे राजस्थान। इसके अलावा कोई गाना चलता नहीं था, ये सर्वाधिक लोकप्रिय गाना था या जो थीम सॉन्ग जो बोलते हैं। तो ये इसके माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की। यही कारण था कि अमित शाह ने आज जब पत्रकार वार्ता की तो प्रधानमंत्री मोदी की तमाम योजनाओं को गिनाते हुए पत्रकार वार्ता की शुरुआत की। और शुरुआत में एक सभा में कांग्रेस पर प्रहार किया, अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति को चेंज किया और प्रहार सिर्फ अशोक गहलोत पर किया, ना कि सचिन पायलट का जिक्र ज्यादा नहीं किया गया इस बार। लेकिन सचिन पायलट पे भी प्रहार किया गया राजेश पायलट जी के जरिए, ज्यादा जिक्र नहीं था। 2 चीजें हैं, क्या बीजेपी ने रणनीति अपनाई कि भाई मुद्दों से इतर प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बनाए, और दूसरा लाल डायरी का कितना रोल आप अदा करते हैं इसमें? 2 बड़े मुद्दे रहे, ईडी के छापे हुए, लाल डायरी को लेकर छापे पड़े, और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, तीनों को कांग्रेस ने टारगेट किया। तो एक तरह से इन तीनों का जो भी यहाँ पर कार्रवाई थी उसको कांग्रेस ने काउंटर करने का प्रयास किया और उनको चुनावी मुद्दा बनाया। लाल डायरी चुनावी मुद्दा बनी क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया तो मानने था, और अशोक गहलोत ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी बात का जिक्र किया और उसी को काउंटर किया कि प्रधानमंत्री से बुलवाया गया लाल डायरी के मुद्दे पर। और यहाँ पर उसके काउंटर में और भी कई मुद्दे कांग्रेस ने उठाए, लेकिन यहाँ ज़रूरी था बीजेपी ने अपने पूरे, ऐश्वर्य मेरी बात से सहमत होंगे कि बीजेपी के प्रचार अभियान में और जो काउंटर अटैक था वो अपराध को लेकर बहुत ज़्यादा था, करप्शन को लेकर बहुत ज़्यादा था, जो विज्ञापन थे उनमें भी ये पहलू बहुत ज़्यादा समावेश था, योजना बनी है। नरेश जी, निर्मल तिवारी जी, क्या जिस तरीके से बीजेपी के एक बात कहना चाहूँगा, एक बात जो रह गई थी कि राहुल गांधी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ राजस्थान। मैं यही सवाल कर रहा था कि राहुल गांधी का एमपी में ज्यादा लीडर यहाँ है, उसके कंपैरेटिवली कांग्रेस के लीडर्स उतने तरीके से एक्टिव नजर नहीं है, आपको लगता है? देखिए विजेंद्र, एक बात समझने की है कि भाजपा की राजस्थान को लेकर जो छटपटाहट और ज़रूरत दोनों देखो, दोनों मायनों में।
देखिए जिस तरह से कर्नाटक को खो दिया, जिस तरह से हिमाचल हाथ से गया, उसके बाद ये तय हो गया था कि राजस्थान को ये इनके इन प्रकार ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ राजस्थान हासिल करना है। राजस्थान इसलिए भी हासिल करना है कि राजस्थान लोकसभा चुनाव के एक लॉन्च पैड की तरह राजस्थान को देखा जा रहा है। देखिए अमित शाह की जहां तक बात है तो अमित शाह मंत्र फूंकने में यानी मंत्र देने में माहिर हैं, तो वो ऐसी जगह ही गए जहां उनको मंत्र देना था, अपनी बात को सर्कुलेट कराना था आगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बुलाया, अपने जो जितने प्रत्याशी तो बुलाया उनके कान में उस बात को फूंकी, उस मंत्र को, और उसको आगे बढ़ाया। मोदी मंत्रोच्चार करने में बहुत माहिर हैं। मोदी का आना ही अपने आप में ये होता है कि हाँ वो गारंटी मिल जाती है इस बात की कि मोदी आएंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ का जो वोटर होगा उसको प्रभावित करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देखिए राहुल गांधी को नहीं आने के पीछे सीधा कारण ये था कि अशोक गहलोत ने एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इस बार राजस्थान के अंदर काम किया। उन्होंने कमान अपने हाथ में ली, उनको चेहरा घोषित नहीं किया था पार्टी ने, उन्होंने कमान अपने हाथ में ली, पूरे प्रचार की वहाँ गए जहाँ जहाँ बहुत कमजोर पड़ रही थी पार्टी। और देखिए समझने वाली बात और के उन्होंने पूरे अपने प्रचार के दौरान ज्यादातर मल्लिकार्जुन खड़गे यानी पार्टी सुप्रीमो को अपने साथ रखा, उससे एससी वोट साधने की कोशिश भी की और एक संदेश देने की भी कोशिश भी की कि पार्टी में पूरी तरह से समन्वय बना हुआ है। इसका ये भी कारण हो सकता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयान देते हैं फिर पूरी बीजेपी उसको एक तरीके से अलग अंदाज में, मैं उसको कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो सभाएं की उससे कांग्रेस को मजबूती मिली है राजस्थान में, या फिर जिस तरीके के बयान दिए गए, चाहे वो भारत माता कौन है, हालांकि उन्होंने फिर कहा कि भाई ग्रामीण है, लोग हैं, सब हैं यहाँ के, लेकिन भारत माता कौन है वो ट्रोल हुआ। फिर उन्होंने ओपीएस को लेकर जिस तरीके से ट्रोल किया, फिर ओबीसी को लेकर जिस तरीके से बयान दिया, कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए विजेंद्र, 2-3 इशू है जिनको लेके मुझे लगता है पूरा चुनाव प्रचार है वो केंद्रित रहा। एक तो गारंटी को लेके, चाहे वो अशोक गहलोत बात करे चाहे मोदी बात करे, गारंटियों को लेके वो कह रहे हम ये गारंटी दे रहे हैं, वो कह रहे हम ये गारंटी रहे, गारंटी क्या मिलेगी ये बात की बात है। दूसरी जो राहुल गांधी का भाषण जो मैं सुन पाया तमाम जो उनकी सभाओं में, वो ज़्यादातर जो था वो जनगणना पे आधारित था जी, जो जातीय जनगणना है उनको इर्द गिर्द उनका जो भाषण रहा, जहाँ भी उन्होंने दिया लगभग कॉपी पेस्ट जैसा भाषण था। अमूमन जब नेता एक दिन में 2-3 सभा करता है, चाहे बीजेपी का कांग्रेस का, इस तरह का भाषण होता है। तो जो उनका जो भाषण था वो एक एजेंडा सेट करना चाहते थे जनगणना को लेके, लेकिन क्या वो एजेंडा जो है, मुझे लगता है कि अशोक गहलोत का जो भाषण है वो उनसे ज़्यादा थोड़ा प्रभावी हमें नज़र आया, क्योंकि जो जनगणना की बात हालांकि उसको घोषणा पत्र में भी शामिल कर पाए हैं, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि 2 चीज़ जो इस चुनाव प्रचार में और देखने को मिली गारंटी के अलावा, कोशिश की थी कांग्रेस ने हर्षाधिपति से मिलके और एक हॉस्पिटल में राहुल गांधी की यात्रा करके कि क्या इसको मुद्दा बनाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत देर हो गई थी, उसमें काफ़ी समय लग गया था। वो एक पहले से उस तरह की स्ट्रेटजी बननी चाहिए थी। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, इसलिए ऋतुराज जी जरा बताइए, बीते चुनाव के मुकाबले इस बार संवेदनशील बूथ बढ़े हैं या कम हुए हैं? दूसरा, इस बार जो हम आदर्श पोलिंग बूथ बनाते हैं वो बढ़ाए गए हैं या कम किए गए हैं? देखिए, अगर पहले सवाल का सब जवाब दूं, वल्नरेबल जो मैपिंग होती है उसमें करीब करीब उतना ही आंकड़ा आ रहा है, करीब 12,000-13,000 के आसपास का जो आंकड़ा है वो उतना ही आ रहा है। और जो अर्धसैन्य बल और कंपनियां लगाई, वो 100 कंपनियां चूँकि लगाई गई हैं। और ख़ास बात ये करें कि जो 24,386 ऐसे मतदान केंद्र थे जहाँ 65% या उससे कम वोटिंग हुई, उसके लिए अलग से मैपिंग की गई है। और जो कंट्रोल रूम है उस दिन मतदान के दिन, माफ़ कीजिएगा, वो ये हर 1 घंटे में देखेगा कहाँ कमी आ रही है और उसमें एक सक्रियता दिखाना पड़ेगा जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी। विनोद जी, क्योंकि मैं इसको जानबूझकर मैंने होल्ड किया क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके साथ शुरू किया। मैं चाह रहा था इसके साथ प्रोग्राम को क्लोज करें कि जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको घर जाकर मतदान कराया गया, इस इनिशिएटिव को आप कैसे लेते हो और कितने % वोटिंग हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अब तक जो तस्वीरें चुनाव में दिखती रही हैं मतदान के दौरान कि बुजुर्गों को लोग खाट पे लेकर आ रहे हैं, साइकिल पे ला रहे हैं, रिक्शे में ला रहे हैं, उस तस्वीर को इस बार साफ किया जाएगा। देखिए, होम वोटिंग का तोहफा राजस्थान को मिला है। 62,000 से अधिक आवेदन आए, उनमें से 96% लोगों ने वोट डाले हैं। ऐसे चेहरे सामने आए कि 25 साल से 99% है ये फिगर, 62,528 आया, 60,121 ने वोटिंग की है। उसमें एक बड़ी बात ये रही कि जो तस्वीरें राजस्थान से उभर कर सामने आई वोटिंग के दौरान, कि लोगों का ये कहना था कि 25 साल से हम वोट इसलिए नहीं डाल पाए कि हम पूर्ण विकलांग थे या दिव्यहीन थे। ऐसे लोगों ने जो वोट दिया है वो काफी महत्वपूर्ण, ये एक अच्छी शुरुआत है। और विजेंद्र, एक खास बात मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि अब तक इस महायज्ञ में सबसे ज्यादा से ज्यादा आहुति पड़े, इसलिए 2 घंटे इसका समय भी बढ़ाया गया। पहले 9 घंटे वोटिंग होती, इस बार 11 घंटे वोटिंग जी। तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि चुनावी अड्डा के जरिए हमने आपको जो 45 दिन में दोनों पार्टियां कहें कि जितनी पार्टियां हैं
वो किस अंदाज में अपने वोटर को लुभाने में, अपने कार्यकर्ता को सक्रिय करने में यहां जी जान से लगी हुई थी, उसका असर कितना होगा वो आपको तय करना है। कौन आपके दिल में है आपको तय करना है, कौन आपके लिए आगे काम कर सकता है आपको तय करना है। लेकिन हाँ, फर्स्ट इंडिया आपसे अपील भी कर रहा है और गुजारिश भी कर रहा है, मतदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिर 5 साल आपके पास ये कहने का मौका नहीं होगा कि काश मैं मतदान करता तो मेरी विधानसभा की तस्वीर अलग होती।